हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले कुलाम का नियम, कुलम्स लॉ। दो बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल के लिए दो बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल के लिए कुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बोलते हैं कुलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कुलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम कुलाम का नियम बोलते हैं। कुलाम का नियम बोलते हैं। हमको पढ़ना किसके बारे में? आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश, वो भी बिंदु आवेश। इसको ये एक और चीज याद रखना है आपको, स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर बिंदु आवेश, दो अगर स्थिर बिंदु आवेश होंगे तो उसमें लगने वाले बल के लिए गुलाम ने एक नियम। इसके हिसाब से क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिया एक धन और एक ऋण आवेश, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश लिया है। तो आवेश कितने प्रकार के होंगे? आवेश दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा। आवेशों के लिए क्या चीजें आपको याद रखना है, इसका एक छोटा सा कंपेरिजन आप लोग चुंबक से कर लीजिएगा, मैग्नेट से कर लीजिएगा। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एन और एस। ठीक है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एन और एस। अगर हम इसको बीच में से तोड़ दे, ऐसा अगर हम इसको बीच में से तोड़ दे, तो ये वाला भाग भी देखिए, ये भाग हो जाएगा हमारा एस, ये भाग हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन, ये वाला एस भी हो सकता है। अब चूंकि अगर हम जिस भाग से तोड़ेंगे तो समान भाग टूटेंगे। अब जब समान भाग टूटेंगे तो वापस ये चुंबक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इस चुंबक का ये दोनों भाग आपस में जुड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या थ्योरी बनती है कि समान आवेश, यहाँ पर चुंबक की बात हो रही है तो उसके ध्रुव की बात होगी, पोल की बात होगी। लेकिन जब आवेश की बात होगी तो समान आवेश अगर दो धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो ऋणात्मक आवेश है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक धनात्मक आवेश है एक ऋणात्मक आवेश है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक इधर ऋणात्मक है इधर धनात्मक है तो दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का सेंस, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, अगर दोनों धनात्मक आवेश होंगे, दो धनात्मक आवेश दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का सेंस, जब ये रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में लगेगा एक फोर्स। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में लगेगा एक फोर्स। और ये फोर्स जो है, गुलाम ने बताया है कि जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स डिपेंड करेगा Q1 और Q2। अगर हमने इसको Q1 बोलते हैं हम लोग, इसको Q2 बोलते हैं, इसके परिमाण पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, परिमाण पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना छोटा चार्ज होगा उतना फोर्स, उसके परिमाण को बोलेंगे। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, जैसे अगर हम मैग्नेट की बात करेंगे तो अगर हम बड़ा मैग्नेट रख देंगे और पास पास रख देंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर चार्ज के लिए होता है, स्थिर बिंदु आवेश की परिभाषा के लिए होता है, स्थिर बिंदु आवेश के लिए होता है। अब ये दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इनके आवेशों के गुणनफल के, परिमाण के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आवेश क्या, आवेश उसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को और बड़ा कर दिया, आवेश को ज्यादा आवेश रख दिया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, परिमाण बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा दूसरा ये जो F डिपेंड करता है कुलाम के नियम के अनुसार, F जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने इन दोनों आवेशों को कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मतलब दूसरा केस क्या याद रखना है हमको? दूरी याद रखना है। तो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, 1/r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा, और ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r², व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और F अनुक्रमानुपाती इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। कहने का सेंस क्या है आप समझिए। कहने का सेंस ये है कि अगर हम खाली इससे कंपैरिजन करें Q1 और Q2 से, तो अगर हम दो दो कूलाम के आवेश को यहाँ पर रखेंगे, तो जब हम दो कूलाम के आवेश को रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा 2 दूनी 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जब हम दो कूलाम आवेश, मतलब ये भी एक माइनस का दो कूलाम आवेश है, ये भी दो कूलाम आवेश है, इन दोनों आवेशों को अगर हमने कुछ दूरी पर रखा है, तो पहली चीज बिना डिस्टेंस चेक के अगर हम देखें तो परिमाण जो है 2 कूलाम, ये भी 2 कूलाम है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगना है? 4 कूलाम का। लेकिन चेक कीजिए, अगर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, F अनुक्रमणुपाती 5 मीटर की दूरी पर रख दिया, 5 मीटर की दूरी पर रख दिया, तो 5 मीटर की दूरी पर रखा तो 5² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F अनुक्रमणुपाती 1/25, 1/25 हो जाएगा। अब 1/25 हो जाएगा यहाँ से। दूसरा केस कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे उसके वर्ग के हिसाब से उसका परिमाण कम होता चला जाएगा। जितनी दूरी है उसके वर्ग के हिसाब से उसका परिमाण कम होते चले जाएगा। कहने का सेंस, कूलाम के नियम के अनुसार दो
स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ाने पर दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगा, और आवेश जो है, चार्ज जो है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर उसके बीच में जो फोर्स है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगेगा। अब इस बेसिकली क्या करना होता है कि इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाना होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसको जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना बढ़ेगा। अभी यहां पर हम अगर 1/r² लिखा हुआ है, दूरी का मतलब क्या, आप दूरी को जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना कम होगा। उल्टा होता है, देखिए नीचे वाले को बढ़ाने पर ये वाला कम होता है, नीचे वाले को इंक्रीज करने पर ये वाला कम होता है, ऊपर वाले को बढ़ाने पर ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अनुक्रमाणु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नीट्यूड परिमाण बढ़ाओगे आवेश का, 1 कूलाम की जगह 2 कूलाम, 2 कूलाम की जगह 4 कूलाम, तो वैसे ही उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रूप में, मतलब कि गुणनफल के फॉर्म में फोर्स बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कम होगा। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के एक नियतांक है। अब के एक नियतांक है, जैसे हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर मैथमेटिक्स में। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, वैसे ही के एक नियतांक है जिसका मान होता होगा, लेकिन इस के का मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। आप यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम के ये जो परिभाषा है इसको ध्यान से देखिएगा। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस थ्योरी को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। अब F इक्वल एसआई मात्रक में अगर हम चेक करें तो एसआई मात्रक में K इक्वल होता है 1/4πε0। K एक नियतांक है जिसका मान होता है, जिस K एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹ एसआई मात्रक में अगर हम बात करें, और वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में अगर हम बात करें, वायु या निर्वात में मुक्त आकाश में अगर हम बात करें, क्योंकि माध्यम पर डिपेंड करेगा कि दो आवेशों को कहां पर रखा गया है, दो आवेशों को कहां पर रखा गया है, इस माध्यम पर चीजें डिपेंड करेगी कि उसके बीच में फोर्स कैसे लगेगा। माइका में अलग होगा, वायु में अलग होगा, दूसरी चीजों में अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दोनों आवेशों का, तो अलग अलग वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल कर आने वाली है। ठीक है, और के इक्वल हो गया हमारे पास 1/4πε0। यहाँ पर इतना आप लोगों को याद रखना है। ऐसा ही मात्रक में हमने इसकी बात करी है, आवेशों के बीच का अगर माध्यम मुक्त आकाश अगर निर्वात या वायु होगा तो के का मान 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये भी निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप होती है। विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता याद रखना है, विद्युतशीलता मापन में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू के प्लेस पर यहाँ पर हम लोग लिखने वाले 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इक्वल हमारे पास 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमको इसका मात्रक भी बनाना है। के का मात्रक है, के एक कांस्टेंट है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है कि आप किस माध्यम में चीजों को माप रहे हो, फोर्स को किस माध्यम में माप रहे हो। इसके लिए भी यूनिट बनने वाली है, तो इसकी यूनिट अगर हम लोग चेक करें, फिर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चेक करेंगे, तो यूनिट निकालते आप लोगों को आना चाहिए। फोर्स की यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में सारी डिटेल आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। एक एक चीज पर आप लोग वहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने उसका न्यूटन इकाई पता है तो उसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। विमीय सूत्र का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहां पर जाकर आप चेक कीजिएगा, ताकि आप लोग और विमीय सूत्र से अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बननी चाहिए। एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, जो कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसकी यूनिट भी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये आप लोग याद रखिएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब दोस्तों करना क्या है, करना है हमको एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट बनाना है और इस के लिए यूनिट बनाना है। तो के की यूनिट कैसे बनेगी, इस आर स्क्वायर को इधर पहुंचा दो। के की यूनिट की अगर हम बात करें तो के को यहीं पर रहने देना है, यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों नीचे आ जाएंगे, Q1 Q2 दोनों नीचे आ जाएंगे। तो के लिए यूनिट क्या बनेगी, ये बन जाएगा न्यूटन, एफ के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ये हो जाएगा कुलम स्क्वायर।
ये हमने यूनिट बना ली किसकी, के की यूनिट बनाई। सेम ऐसे ही अगर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनाने के लिए हमको एप्सिलॉन 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 नॉट को इधर लेकर आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 और पाई, पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, 22/7 उसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे Q1 Q2 ऊपर है, इसको ऊपर पहुंचा दिया, F नीचे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा F, डेनोमिनेटर में पहले से आर स्क्वायर। तो जब भी इस कांस्टेंट के की यूनिट की बात करेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की बात होगी तो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 मतलब ये हो जाएगा कुलाम का स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता चले तो ये हो जाएगा हमारा कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग एप्सिलॉन नॉट के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए एफ इक्वल, अगर हम देखें एफ इक्वल या क्या करे, के इक्वल अगर डायरेक्ट लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट मैंने बता दी कुलाम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए सॉल्व करना है के इक्वल हमको, तो के इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो k इक्वल, इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, यह जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, और यूनिट मैंने लिखी हुई है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। सारी चीजों को, एक एक चीजों को अच्छे से देखना है ताकि कुलाम का नियम आप लोगों को समझ में आ जाए। कुलाम का नियम किस पर डिपेंड करता है, कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर निर्भर करेगा। कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर निर्भर करेगा, इतना यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर निर्भर करेगा, कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो के इक्वल क्या आ गया हमारे पास, के इक्वल आ गया 9 इंटू 10⁻9। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया कुलाम के नियम के अनुसार एफ का मान। कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है, कुलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताता है। और इसमें एक और चीज याद रखना है कि अगर जो बल लगा है दोनों के बीच में, या तो आकर्षण का बल लगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि आवेश कैसे, एक धनात्मक या ऋणात्मक है, मतलब दो असमान आवेश है या दो समान आवेश है। दो समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, दो असमान आवेश है तो आकर्षण का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्सन का फोर्स। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण याद रखना है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक कुलाम है और फोर्स का मात्रक न्यूटन है। तो यहाँ पर हमने इसकी यूनिट भी चेक करी है अच्छे से, ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें, सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें तो सीजीएस सिस्टम में k इज इक्वल्स टू होता है 1, तब सीजीएस सिस्टम में k इक्वल 1 होता है, तो f इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, f इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीजें भी यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और ये था हमारे पास क्वेश्चन साधारण कुलाम का, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, नॉर्मल ही आपको समझना है। और आगे की जो डेरिवेशन हम लोग पढ़ने वाले उसके लिए आप लोग एक सीक्वेंस से चलिएगा, क्योंकि 12th क्लास की फिजिक्स में जब भी कोई डेरिवेशन पढ़े तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पर अगर हमने पहला डेरिवेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड आगे सारे डेरिवेशन बनने वाले। अगर हम सिर्फ डेरिवेशन की बात करेंगे, व्यंजक की बात करेंगे, सीधा सीधा अगर हम लोगों को पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग एक चीज याद रखिएगा ताकि आपको आगे के डेरिवेशन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बाद उसका मात्रक क्या है, ये मात्रक ये वैल्यू एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ से आप लोगों को के की यूनिट मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका विमी सूत्र बनाकर बताऊंगा। विमी सूत्र के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है ताकि आप उसको समझ सके अलग से। तो विमी सूत्र जैसे कॉन्सेप्ट के लिए अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का फॉर्म आता है तो वहां से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुलाम का नियम, कुलम्स लॉ। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को कुलाम के नियम ने बताया है। अगर दो बिंदु जो कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो डेफिनेटली दोनों के बीच में आकर्षण का फोर्स लगेगा, आकर्षण का फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कैसे होगा, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें अगर एक और कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर माध्यम का परावैद्युतांक दिया होगा, तो माध्यम का परावैद्युतांक जब दिया होगा तो यहाँ पर हम लोग F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस डेरिवेशन से सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक अगर हमारे पास दिया होगा, तो माध्यम का परावैद्युतांक अगर दिया होगा तो यहाँ पर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
k इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर करना है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो एप्सिलॉन है एक और है, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और के इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पर हम आगे की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से ये कुलाम का नियम कंप्लीट होता है, इस वैल्यू पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे वीडियो में आप लोगों को कुलाम का नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, बता सकूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।